हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एस्पिरेंट आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। साथियों, हम लोग यूपीएससी प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देख रहे हैं, जिनमें हमारा मेन मोटिव ये है कि हम उस पैटर्न को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उस टेक्निक को सीख रहे हैं जो कि जनरली यूपीएससी के क्वेश्चंस में देखने को मिलती है। इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज यह हमारा दूसरा जो है वो क्लास होगा, जिसमें 2013 का जो पेपर था उसके 50 क्वेश्चन हमने कवर करा दिए थे। अगर आपने उसको नहीं देखा था तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको एक बार ज़रूर देखिए, जिसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स के बारे में हम लोगों ने बात की हुई थी। और आज का है जो हमारा सेशन होने वाला है, यह 2013 का ही जो 50 क्वेश्चन रिमेनिंग बचे हुए थे उनको हम लोग देखेंगे। तो ये सीरीज हम लोगों की जो है ये 2025 तक के जो एग्ज़ाम हो चुके हैं वहाँ तक चलेगी, और आप सभी हमारे साथ जुड़ जाइए और निश्चित तौर पे आप लोग कुछ ऐसा ज़रूर सीखेंगे जो कि हमें एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप ये जो सीरीज है अपने उन दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा जो कि 2026 के एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 51 क्वेश्चन से आज स्टार्ट करेंगे और 100 क्वेश्चन तक 2013 के सभी जो है क्वेश्चनों को देखेंगे। और इसमें मेन मोटिव, जैसा कि आप सब जानते हैं जो पहले से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं, कि इसमें उस पैटर्न को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि किस पैटर्न पे जो है वो क्वेश्चन बनाए जाते हैं और कहाँ पे एस्पिरेंट से जो है वो गलती करवाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को और एक एक करके जो है वो देखेंगे। तो आज जो है स्टूडेंट हम लोग 51 क्वेश्चन से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, 51 क्वेश्चन। इसके स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं और स्टेटमेंट पढ़ने के बाद जो है इसके उत्तर को हम किस तरीके से निकालेंगे उसको आप सीखिएगा हमारे साथ ही साथ। और आप भी जो है अभी तक 50 क्वेश्चन में जो जितना कुछ आपने सीखा है उसको यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा कि किस प्रकार से जो है वो स्टेटमेंट को गलत बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लोक लेखा की संसदीय समिति के बारे में प्रश्न है, तो इसको देखते हैं। लोक लेखा के अधिकतम 25 सदस्यों से 25 सदस्यों से गठित होते, यानी कि जो लोक लेखा समिति होती है, संसदीय समिति होती है, वह अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है। किसकी? विनियोग और वित्त लेखाओं की जांच करती है। चलिए ठीक है, अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है, यानी कि जो सीएजी होता है वो जो रिपोर्ट देता है उसकी जांच करती है। तो अब सबसे पहले लोक लेखा समिति शब्द को देखिए कि लोक लेखा यानी कि कुछ पब्लिक अकाउंट जैसा कुछ चीज़ें इसमें होनी चाहिए। ठीक ना। अब दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट देखिए, पहले को अभी भूल जाइए, मान लीजिए हमको बिल्कुल नहीं पता है। दूसरा और तीसरा स्टूडेंट जब स्टेटमेंट देखेंगे तो इसमें लिखा है विनियोग और यहाँ पे लिखा है वित्त लेखा, यानी कि अकाउंट से रिलेटेड। अब इसका नाम भी जो है क्या है, वो लोक लेखा, और स्टेटमेंट में भी आ रहा है कि वित्त लेखाओं से संबंधित है। तो अगर हम कुछ भी न जानते रहें फिर भी इस प्रकार के स्टेटमेंट को हम पहली नज़र में ही जो है वो सत्य मानेंगे। ठीक है, पहली नज़र में इसको हम सत्य मानेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है, यानी कि जो सीएजी है उसके रिपोर्ट की भी जांच की जाती है। तो अगर आप लोग को थोड़ा बहुत आपने लक्ष्मीकांत 2 बार 3 बार अगर रिवाइज जिस स्टूडेंट्स ने किया होगा तो उसको ये ज़रूर पता होगा कि सीएजी जो है अपनी रिपोर्ट लोक लेखा
के समक्ष रखती है और लोक लेखा जो है उसकी जांच करती है। सीएजी अपनी जो रिपोर्ट है वो संसद के सामने रख के, और संसद के माध्यम से ही, क्योंकि ये संसदीय समिति होती है, और इसी के माध्यम से ही जो है वो इस रिपोर्ट की जांच की जाती है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन स्टेटमेंट जो है वो भी सही है। ठीक है, अब हम जो है वो देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट को। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जैक्ट नंबर दिया गया है, और स्टूडेंट ध्यान रखिए कि यूपीएससी जहाँ पे एग्जैक्ट डाटा की बात आ जाती है तो जनरली, हमेशा नहीं, ध्यान दीजिएगा, कोई चीज़ हमेशा, कोई भी टेक्निक होगा, कोई भी पैटर्न होगा, हर क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम जो है वो क्वेश्चन पे अप्लाई हो जाता है कि जो ये यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर दिया है, यहाँ पे यूपीएससी हमेशा हेर फेर करती है। और ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगी? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख के। जितना ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप एनालिसिस करेंगे आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे जो है वो यूपीएससी जो स्टेटमेंट है उसको गलत करवाने की कोशिश करती है। तो इस प्रकार के जो स्टेटमेंट है इसको जो है वो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक ना, अब इसको एलिमिनेट अगर हम करेंगे तो हमारा डी और ए पहले एलिमिनेट हो गया, और दूसरा तीसरा हमें सही दिख रहा था, तो इसमें ऑप्शन जो है वो बी हमारा होगा। अगर आप इसको न भी एलिमिनेट कर पाएँ फिर भी आप जो है वो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी पे पहुंच सकते हैं 50-50 पे, और 50-50 पे पहुंचने पर आपको ज़रूर से ही आंसर को मार्क कर देना चाहिए, क्योंकि 50-50 पे पहुंचे गए क्वेश्चन जितने ज़्यादा आप मार्क करेंगे, गारंटेड है कि आप हमेशा पॉजिटिव में रहेंगे। ठीक ना, निगेटिव मार्किंग कभी नहीं जाएगी। तो 50-50 वाले क्वेश्चन को ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा स्टूडेंट। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भक्ति संतों से संबंधित है, भक्ति आंदोलन से संबंधित संतों से है। तो दादू दयाल, गुरु नानक, त्यागराज। दादू दयाल, गुरु नानक और त्याग दयाल, निम्नलिखित में से इसमें से कौन उस समय उपदेश देता है या देते थे जब लोदी वंश का पतन हुआ तथा बाबर सत्तारूढ़ में था? यानी कि लोदी वंश जब मुगल साम्राज्य आया उस समय जो है इसमें से कौन थे, तो इस बारे में प्रश्न है। तो ये जो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट, ये टोटली नॉलेज बेस्ड होते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की जो है वो टेक्निक्स काम नहीं करती है। तो इसके लिए जो है वो आपको अगर यदि एकदम से जानकारी हो तभी इस प्रकार के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा, वरना स्किप कर देना ज़्यादा सेफ माना जाता है। ठीक है, फिर भी अगर हम थोड़ा सा अगर बात करें तो त्यागराज के बारे में आप देख रहे होंगे, अगर थोड़ा सा हिस्ट्री जिस भी स्टूडेंट ने पढ़ी होगी, भक्ति आंदोलन का जो पीरियड होता है, तो उसमें सबसे पहले त्यागराज जो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं, त्यागराज को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं? क्योंकि त्यागराज जो है महाराष्ट्र से संबंधित थे, और ये जो थे बिठोवा जो भगवान थे वहाँ से आते थे, यानी कि जो बिठोवा का रीजन था महाराष्ट्र का, जहाँ विष्णु के बिठोवा अवतार की जो है वो उनकी आराधना की जाती थी, उससे रिलेटेड थे। तो इस वजह से ये काफ़ी जो है वो पुराने हैं, और इस आधार पे हम इनको एलिमिनेट कर सकते हैं। गुरु नानक की यदि हम बात करें, अगर आप थोड़ा सा गुरु नानक के पीरियड को जानते होंगे, तो गुरु नानक जो थे उसी समय थे जब बाबर थे, यानी कि इनका टाइम जो था वो लगभग जो है वो 1498 या 99 के आसपास से जो है वो 1569-70 तक जो है वो गुरु नानक थे। तो गुरु नानक उसी समय थे जब बाबर सत्तारूढ़ में था। तो इस आधार पर अगर हम एक को एलिमिनेट करते हैं तो जो है वो ए डी हो जाएगा, और इसके आधार पर हम फिर से अगेन 50-50 पे पहुंचेंगे। यहाँ पे 3 को एलिमिनेट किया जाएगा त्यागराज को। जब 3 को एलिमिनेट करेंगे तो सी और ए एलिमिनेट हो जाएगा, और 1 और 2 रह जाएगा हम लोगों का, तो इसमें से कोई एक हो सकता है। ठीक ना, तो आप 50-50 पे पहुंच चुके हैं और इसमें अटेम्प्ट ले सकते हैं। तो वैसे हमारा ऑप्शन जो है होगा वो बी करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो क्रम से हमको एक एक ऑप्शन को छांटते जाना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है। हमने जितना कुछ पढ़ा हुआ है, जितना कुछ रिवाइज किया हुआ है, सभी जो है वो नॉलेज को एक साथ लगाना होगा और
कुछ एक दो ऑप्शन को इसमें से एलिमिनेट करते चलना है। इसी प्रकार से जो है हम कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट सभी क्वेश्चन किसी को भी नहीं आते हैं। 35-40% क्वेश्चन से ज़्यादा किसी भी स्टूडेंट को आएंगे नहीं। तो आप यदि जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पे फोकस करोगे, पैटर्न को आइडेंटिफाई करोगे, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट एग्जाम हॉल में मिलेगा। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? पारितंत्र में कौन से जीव क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं। तो चलिए देखते हैं अपघटक। तो विषाणु दिया गया है, कवक दिया गया है और जीवाणु दिया गया है। ठीक, अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। यहाँ पे है, यदि हम ऑप्शन को देखते हुए एक बार देखिए, अब यहाँ पे देखिए विषाणु यहाँ पे लिखा गया है। विषाणु मतलब होता है स्टूडेंट वायरस। अब सोचिए इसमें अगर आपको कुछ भी न पता हो तो वायरस पे सबसे पहले आप निगाह दौड़ाइए। अब देखिए कि यदि मान लीजिए कोई जीव है, उसकी डेथ हो गई, अब वो जंगल में मान लीजिए पड़ा है, तो उसको जो है वो खाने के लिए क्या वायरस आएंगे? अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी पता होगा तो आप जानिए कि वायरस जो होता है स्टूडेंट, वो बॉडी के जो है वो अंदर यानी कि नर्व सिस्टम पे या तो फिर बॉडी के अंदर से इफेक्टिव होता है और वहाँ से वो अपने आप को जो है वो विभाजित करते हुए अपनी संख्याओं को बढ़ाता है। तो वायरस जो है वो बॉडी को ख़त्म नहीं करता, वो उसमें जो है वो खाता नहीं, क्योंकि ये बहुत छोटे हैं। ये जीन लेवल पे व्यक्ति के शरीर में पहुँचते हैं। ठीक ना, आनुवंशिकता के लेवल पे पहुँच के वहाँ पे इफेक्ट करके व्यक्ति को नुकसान पहुँचाते हैं। जबकि कवक हो गया और बैक्टीरिया हो गया, ये डायरेक्ट रूप से बॉडी पर जो है वो लग के और उसको धीरे धीरे जो है वो डिकम्पोज करते हैं। तो ये जो वायरस है इसको हम अपने आप एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि विषाणु वायरस आप सब जानते हैं ये डिकम्पोजर नहीं है। और यहाँ क्या दिया गया है? अपघटक। ठीक, तो अगर हम ऑप्शन जो इसमें पहला एक है उसको जो है वो एलिमिनेट करें और फिर उसके बाद अपने ऑप्शन की तरफ जाएं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे तीनों ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो चुके हैं और सही ऑप्शन निकल के सामने आ चुका है 2 और 3। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो थिंकिंग प्रोसेस करके हम लोग अपने आंसर तक पहुँचेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्यन क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां, तो ध्यान दीजिएगा कि मत्स्यन क्षेत्र के बारे में प्रश्न है। देखते हैं, कोष्ण यानी कि गर्म शीत वायुमंडलीय धाराएं मिलती हैं। कोष्ण तथा शीत वायुमंडलीय धाराएं मिलती है। चलिए हमें नहीं पता है लेकिन स्टेटमेंट पढ़ते हैं आगे। नदियां सागरों में प्रचुर मात्रा में ताज़ा जल प्रवाहित करते हैं, यानी कि नदियों के मुहाने पे, जहाँ पे जैसे ये सागर है और इधर से नदी आ रही है, तो इस स्टेटमेंट का मतलब है कि इस रीजन में जो है वो पर्याप्त मात्रा में फिश पाई जाएंगी। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कोष्ण यानी कि उष्ण तथा शीत सागरीय धाराओं के मिलने से। और अंतिम स्टेटमेंट है महाद्वीपीय सेल्फ तरंगित में। ठीक, अब देखिए अगर इसमें हमको थोड़ा सा भी कुछ ना आता हो तो हमने पहले सेशन में आपको एक टेक्निक जो है वो बताई थी, जो है वो सिमिलर स्टेटमेंट वाली। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको दो सिमिलर प्रकार के स्टेटमेंट देखने को मिलते हैं तो सबसे पहले बाकी स्टेटमेंट को आपको एलिमिनेट कर देना है। ठीक, क्योंकि उन्हीं दोनों में से, अब देखिए पहला स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट एकदम सिमिलर प्रकार के हैं। यहाँ भी कोष्ण तथा शीत धाराएं और यहाँ भी कोष्ण तथा शीत धाराएं। अब यहाँ पे सागरी दिया गया है, यहाँ पे वायुमंडलीय दिया गया है। ठीक, बाकी दो स्टेटमेंट आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है? मत्स्य क्षेत्र। अब जहाँ पे वायुमंडलीय धाराएं मिलेंगी वहाँ पे भाई मत्स्य क्षेत्र कैसे हो सकता है? वायु के मिलने का जो है वो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा मत्स्य पे, जबकि सागरीय धाराओं के मिलने का पूरी तरीके से जो है वो प्रभाव पड़ेगा मत्स्य क्षेत्र पे। ठीक है, तो इस आधार पर जो है इस प्रकार की थिंकिंग प्रोसेस से हम लोग अपने सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विषुवतीय वनों की अद्वितीय विशेषता है? कौन सी विषुवतीय वनों की अद्वितीय विशेषता है? तो अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला,
ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमानता जिसके किरीट निरंतर वितान बनाते हैं। अब देखिए कितना ज़्यादा क्लिष्ट ट्रांसलेशन यहाँ पे दिया गया है, लेकिन इसको थोड़ा सा आसान करते हैं कि ऊंचे घने जो हैं वो वृक्ष वृक्ष होते हैं, और जिनकी जो छाया होती है वो क्या करती है, वो काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र में विस्तृत होती है। इसका मतलब यही है, ठीक ना। नेक्स्ट स्टेटमेंट है बहुत सी जातियाँ जातियों का सह अस्तित्व हो। बहुत सी जातियों का क्या हो, सह अस्तित्व है, ठीक है। देखेंगे आगे, अधिपादपों की असंख्य किस्मों की विद्यमानता हो। अधिपादपों की असंख्य किस्मों की क्या हो, विद्यमानता हो। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि विषुवत रेखी वन। अब अगर आपको थोड़ा सा इन्वायरमेंट का नॉलेज होगा तो विषुवत रेखीय जो वन होते हैं उन्हें सदाबहारी वन कहा जाता है, और सदाबहारी वन काफ़ी ज़्यादा घने होते हैं। जैसे कि आपने अमेजन के वनों का नाम सुना होगा, जो कि किस प्रकार के विषुवत रेखीय वन है। हमारे वेस्टर्न घाट में विषुवत रेखीय वन पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास विषुवत रेखीय वन पाए जाते हैं, जहाँ पे सबसे पहले ऊंचे घने वृक्ष पाए जाते हैं, जहाँ पर सूर्य की किरणें जो है वो बहुत कम मात्रा में पहुंच पाई जाती है, ठीक ना। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट हम लोगों का सही हो गया। अब हम लोगों को मान लीजिए कि इस बारे में कुछ भी पता नहीं, फिर भी आंसर निकालना है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में हमेशा थिंकिंग प्रोसेस के माध्यम से आंसर निकाला जा सकता है स्टूडेंट। लार्जली टाइम, अगर मान लीजिए कि 50 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है तो उसमें से 45 को जो है वो थिंकिंग, अगर आप अच्छे से सोचेंगे, अपने पूरे नॉलेज को एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके उसको मिला के अगर एक अच्छा थिंकिंग प्रोसेस क्रिएट करेंगे तो आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को जरूर ही जो है वो सही उत्तर निकाल ले जाएंगे। तो इसमें से देखिए कि पहला स्टेटमेंट हमको एकदम सही मिल गया। और कैसे मिल गया कि विषुवत रेखी प्रदेशों के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है और एवरग्रीन जो है वो फॉरेस्ट देखने को मिलता है, ठीक। तो इस आधार पे ऊंचे घने वृक्ष पाए जाते हैं, तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। अब देखते हैं नीचे कि बहुत सी जातियां सह अस्तित्व में रहती है। अब बहुत सी अब सोचिए कि अगर जहाँ पे घना वन होगा, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़े क्षेत्र में घना वन होगा, पर्याप्त मात्रा में बारिश होगी, तो वहाँ पे सोचिए कि क्या जातियाँ नहीं होगी, बहुत सारी, बिल्कुल भी होगी, बहुत सारी असंख्य मात्रा में जातियाँ होंगी। तो हमारा सेकेंड वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाता है। और यहाँ दिया गया है कि अधिपादपों की असंख्य किस्मों की विद्यमानता होती है। तो आप सोचिए कि जहाँ पे काफ़ी अच्छे मात्रा में बरसात हो रही है, ऊंचे ऊंचे सघन वृक्ष पाए जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है वो बायोडाइवर्सिटी है, तो वहाँ पर पादप जो हैं उनके जो किस्मों की संख्या है वो भी तो काफ़ी ज़्यादा होगी। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ये तीनों स्टेटमेंट आप देखेंगे, अगर ध्यान से काम माइंड से अगर पढ़ेंगे स्टूडेंट, तो तीनों एक दूसरे की व्याख्या स्वतः ही कर रहे हैं, और इस आधार पर हम अपने फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो काफ़ी इजी तरीके से इस प्रश्न को हल किया जा सकता था, ठीक। इसी प्रकार के स्टूडेंट कई सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर आप उस पैटर्न को आइडेंटिफाई कीजिए, उस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कीजिए, उस पर थिंकिंग कीजिए, तो ज़रूर ही आप जो है वो सफल होंगे। और ये थिंकिंग करने का जो तरीका है वो सिर्फ एक ही माध्यम से आ सकता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टूडेंट, ठीक है। तो आप लोग अभी सिर्फ लगभग 25-26 दिन एग्जाम को बचे हुए हैं। इस बीच आप सिर्फ दो ही कार्य करेंगे, एक तो रिवीजन और दूसरा जो है वो है प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस, जो कि हम इस प्लेटफार्म पे आपको जो है वो 2025 तक के क्वेश्चंस को जो है वो अच्छे से करवाएंगे, और जो इम्पॉर्टेंट पैटर्न है उसको आइडेंटिफाई करके आपको उसको सॉल्व करने की टेक्निक भी डेवलप करवाएंगे। तो आप सब हमारे साथ जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों को भी जो है वो शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पूंजीगत लेखा की रचना करते हैं, पूंजीगत लेखा की रचना करते हैं। तो पहला है विदेशी ऋण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, निजी प्रेषित धन जिसको रेमिटेंस बोला जाता है स्टूडेंट, पोर्टफोलियो निवेश। अब थोड़ा सा पूंजीगत लेखा के बारे में देख लीजिए। सबसे पहले पेमेंट ऑफ बैलेंस के बारे में आपने पढ़ा होगा, बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। यानी कि बीओपी का मतलब होता है कि किसी देश
द्वारा एक निश्चित फाइनेंशियल ईयर में आयात आयात और निर्यात आयात और निर्यात का जो पूरा लेखा जोखा होता है। अब यह आयात चाहे गुड्स की हो या सर्विसों की हो, तो ये थोड़ी सी एक बेसिक चीज़ें हैं जो कि प्रत्येक स्टूडेंट को इतनी छोटी चीज़ तो निश्चित तौर पे पता होनी चाहिए, ठीक ना। अब पूंजीगत लेखा में हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, तो पूंजीगत में क्या आता है, जो कैपिटल अकाउंट होता है। तो इस बीओपी को के दो अकाउंट होते हैं, ठीक ना। तो जो उसका जो कैपिटल अकाउंट होता है स्टूडेंट, उसमें जो है वो क्या आते हैं। अब उसमें हम देखेंगे तो सबसे पहला हमारा दिया गया है विदेशी ऋण, इसके बाद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, इसके बाद निजी प्रेषित धन और पोर्टफोलियो निवेश। अगर हम इन चारों को देखें तो इसमें जो है वो एक डायरेक्ट, ये जो है इसको बोला जाता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, ठीक, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और इसको बोला जाता है एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये दोनों एक तरीके के दिख रहे हैं, ठीक ना, सिमिलर टाइप के हैं, ठीक। अब सिमिलर टाइप के हैं तो इसका मतलब कि ये जो है हमारे जो है वो पूंजीगत लेखा खाता में इसको हम रख सकते हैं। तो अब हमको इस प्रकार के स्टेटमेंट यहाँ तलाशने हैं जिसमें 2 और 4 दोनों हैं। तो पहले में 2 और 4 नहीं है, काट दिया हमने। इसके अलावा हम देखेंगे तो डी में 2 और 4 नहीं है। अब सिर्फ दो सिमिलर स्टेटमेंट की जो टेक्निक है उसको सीख के हम लोग इस प्रश्न में कुछ न जानते हुए भी देखिए 50-50 पे पहुंच चुके हैं, ठीक ना। और 50-50 पे पहुंचने के बाद जब हम देखते हैं इस प्रश्न को, अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश और यहाँ पे पोर्टफोलियो निवेश। अब फिर से देखते हैं, ये जो लिखा गया है विदेशी ऋण है और यहाँ जो है वो प्रत्यक्ष विदेशी निजी प्रेषित धन है, जिसको रिमिटेंस बोला जाता है। जैसे कि आप सब सुने होंगे कि यहाँ से इंडिया से लोग जो हैं वो बाहर जाके यूएसए में या अरब गल्फ कंट्री में जाके वहाँ पे नौकरी करते हैं, और नौकरी करते हैं तो अपने परिवार वालों को कुछ न कुछ वहाँ से पैसे जरूर भेजते होंगे। उसी को बोला जाता है स्टूडेंट निजी प्रेषित धन, रेमिटेंस बोला जाता है। अब यहाँ पे लिखा गया है पूंजीगत लेखा। पूंजीगत लेखा का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास कहीं से पैसा आया है तो यह उसका दो मतलब होगा, या तो उस पर आपको जो है वो इंटरेस्ट पे करना होगा, या तो आपको उसमें जो है वो क्या देना होगा, जो लाभ का हिस्सा है वो देना होगा, ठीक ना। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और पोर्टफोलियो में जो है वो लाभ का हिस्सा दिया जाता है। जबकि कोई व्यक्ति सोचिए अगर अपने माता पिता को पैसे भेजता है, रिमिटेंस के बारे में अगर थोड़ा आपको पता हो तो रिमिटेंस जो अपने माता पिता को भेजेगा, फैमिली को भेजेगा, तो क्या उस पर लाभ या कुछ इंटरेस्ट उसको मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो वो पूंजीगत लेखा में जो है वो उसको दर्ज नहीं किया जाता है। इस आधार पर थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा जो है वो एलिमिनेट हो जाता है और हमारा ऑप्शन बी करेक्ट निकल के आता है। तो थोड़ा सा थिंकिंग करनी होगी आपको, थोड़ा सा सोचना होगा, और सोचते हुए जो है वो आप आसानी से आंसर तक पहुंच जाएंगे। चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। पहला है अजंता की गुफा, लेपाक्षी मंदिर और सांची स्तूप। चलिए, भित्त चित्रकला यानी कि दीवालों पे जो चित्र बनते थे उसके लिए जाना जाता है। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो भित्त चित्रकला के लिए जाना जाता है? सबसे पहले आपको ये दिमाग में हिट करना चाहिए सांची स्तूप। अब जो स्तूप है उस पे किसी भी प्रकार की क्या पेंटिंग बनाई जाने की संभावना है? वो भी सांची का स्तूप जो कि काफ़ी ज़्यादा पुराना है, और इस समय जो है वो क्या जो है वो पेंटिंग जैसी कुछ कोई चीज़ ज़्यादा प्रचलित में थी नहीं। मध्यकाल जो मध्य पूरा पाषाण काल था, जो पाषाण काल था, वहाँ पे जो है वो थोड़ा बहुत पेंटिंग भीमबेटका की गुफाओं में देखने को मिलता है। और उसके बाद जो है ये सांची का स्तूप है, ये टोटली जो है वो एक धार्मिक तरीके का जो है वो बौद्ध जो स्तूप थे वो बनाया जाता था। तो ये जो स्तूप है यहाँ पे किसी भी प्रकार की जो है वो
पेंटिंग नहीं की जाती थी, और इस आधार पे जो है हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन जो है हमारा एलिमिनेट हो जाता है इसी के साथ ही। और इसके बाद अगर हम देखें अजंता की गुफा, तो अजंता की गुफा अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो ज़रूर उसमें जो है वो कई प्रकार के चित्र देखने को मिलते हैं, जैसे कि बुद्ध के कई प्रकार के पद्म पाणी हाथ में कमल लिए हुए, और दो राजकुमार और एक राजकुमारी का चित्र देखने को मिलता है। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन जो है वो अजंता की गुफा ये सही होगा। लेपाक्षी मंदिर की बात करें स्टूडेंट, तो यह साउथ इंडिया में है, ठीक ना, साउथ इंडिया में लेपाक्षी का मंदिर है, और यह भी जो है वो भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है। तो इस आधार पर हमारे दो जो है ऑप्शन बी जो है हमारा इसमें करेक्ट होगा। ठीक, तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ये जो है वो ज़्यादातर इसमें अपना खुद का नॉलेज जो है इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों ने जो कुछ पढ़ा है अभी तक में, जो कुछ रिवाइज किया है, उन सब से जो नॉलेज है आपको उसका इस्तेमाल करके इस प्रकार के प्रश्नों को हल किया जाता है। इसमें कोई टूल्स एंड टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित जो है वो कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत के जो दार्शनिक संप्रदाय थे 9 संप्रदाय हैं, इसमें 9 नहीं 6 संप्रदाय हैं। ठीक, जो 6 भारतीय दर्शन हैं उसमें से एक है सांख्य, तो उसके बारे में है। तो इसमें से पहला स्टेटमेंट है सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता। यानी कि जो सांख्य दर्शन यह पुनर्जन्म और आत्मा के अस्तित्व को जो है स्टूडेंट स्वीकार नहीं करता। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। यानी कि आत्मज्ञान ही जो है होता है वह किसी व्यक्ति को मोक्ष की ओर लेके जा सकता है, न कि कोई बाह्य कारक या प्रभाव। तो ये एक जनरल सा जो है स्टेटमेंट है, और इस प्रकार के पॉजिटिव स्टेटमेंट जो होते हैं स्टूडेंट, जो कि हमेशा अच्छी ही बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई गलत बुरी बात कही नहीं जा रही है, तो इसका मतलब ये दूसरा स्टेटमेंट तो कुछ न जानते हुए भी हम लोग इसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है पहले स्टेटमेंट पे। तो अब देखेंगे हम, जब दूसरा सही है इसमें, तो इसका मतलब या तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा या तो सी करेक्ट होगा। तो इस आधार पर 50-50 पर जो है हम लोग पहुंच सकते हैं। और सांख्य दर्शन की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो सांख्य दर्शन जो है वो पुनर्जन्म के सिद्धांत को जो है वो स्वीकार करता है। इस आधार पे जो है वो हमारा सी वाला जो है ऑप्शन ये गलत होता है, और ऑप्शन जो है वो केवल बी करेक्ट होगा। ठीक ना, क्योंकि आप सोचिए जो सांख्य दर्शन है ये कपिल मुनि का दर्शन है। ठीक ना, सांख्य दर्शन कपिल मुनि का दर्शन है, जो कि अब सोचिए कि जो भारतीय दर्शन है उसमें आत्मा और पुनर्जन्म इस प्रकार की अवधारणाएं तो निश्चित ही तौर पर मान्य होती हैं। ठीक, जैसे कि कुछ अन्य जैसे धर्म हो गए, हिंदू धर्म से अलग जैसे बौद्ध हो गया, तो इन सब में जो है वो इस प्रकार की अवधारणा नहीं मानी जाती, जबकि जो भारतीय दर्शन है उसमें पुनर्जन्म आत्मा ये सब तो प्रमुखता से होता है। तो इस आधार पे इस लॉजिक से भी आप इस प्रश्न को जो है वो निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट आप क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है? संस्थागत रूप में निहित है। तो संसदीय शासन प्रणाली में कौन से सिद्धांत जो है वो निहित है? तो संसदीय प्रणाली की जो क्या है विशेषताओं के बारे में प्रश्न है। ठीक, जनरल सा क्वेश्चन है, देखते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं वो कहाँ के? संसद के सदस्य होते हैं। बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट पहला सही है। जनरल सा कॉमन स्टेटमेंट है, कोई भी स्टूडेंट सही करेगा। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है
तब तक ही वे अपने पद पर जो है वो बने रह सकते हैं। बिल्कुल सही है। जब तक जो है वो मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहेगा, जब तक वो जो है वो उनकी लोकसभा में सांसदों की लोकसभा में जब तक जो है वो उनका बहुमत रहेगा, लोकसभा का विश्वास प्राप्त रहेगा, तभी तक जो है वो अपने पद पे बने रह सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। तो थोड़ा सा इसमें समझने की बात है कि राज्य का अध्यक्ष, अब राज्य के अध्यक्ष से मतलब क्या है कि मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। एक बार इंग्लिश वर्जन इसका देख लेते हैं कि राज्य से क्या मतलब है इसका। कैबिनेट इज हेडेड बाय द हेड ऑफ कैबिनेट इज हेडेड बाय द हेड ऑफ स्टेट। अपने प्रश्न पे चलते हैं। तो राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का जो है वो अध्यक्ष होता है। तो सबसे पहले आप इसको देखिए कि आप दो ऑप्शन को पहले जो है वो आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि दो ऑप्शन इसमें सही हैं। अब पहला दूसरा होने के कारण आप जो है वो अगेन 50-50 पे आ चुके हैं। बी और सी ऑप्शन को तुरंत ही एलिमिनेट कर दीजिए, नहीं तो वो कंफ्यूजन करेगा। ठीक, अब हम देखेंगे कि इस प्रश्न में या तो तीनों सही होंगे या तो फिर सिर्फ दो सही होंगे। अब यहाँ दिया गया है राज्य। अब ये राज्य वर्ड जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग दिखाई दे रहा है और इस आधार पे ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो सकता है और इसीलिए हम लोग जो है वो ऑप्शन ए के साथ जाएंगे और ऑप्शन ए करेक्ट भी है। ठीक, तो इस प्रकार से 50-50 पे पहुंच के आप चांस ले सकते हैं और थोड़ा बहुत थिंकिंग कीजिए, उसमें जो अधिकतम आपको जो है वो संतुष्ट करे उसको जो है आप लोग अटेम्प्ट कर दीजिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, महाद्वीपों के अंतस्थों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है। इसके क्या कारण है? यानी कि महाद्वीपों के अंतस्थों यानी कि महाद्वीपों के अंदर भाग यानी इनलैंड का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है। यानी कि जो आंतरिक क्षेत्र होते हैं, ताप परिसर का मतलब होता है टेम्परेचर रेंज, यानी कि जो कम टेम्परेचर होगा और जो ज़्यादा टेम्परेचर होगा, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच जो डिफरेंस होता है वो अधिक होता है। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन समझना होगा, क्वेश्चन को अपनी भाषा में डिकोड कर लीजिए, तब उसके बाद स्टेटमेंट पे जाइए तो आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। ठीक ना, इसका मतलब ये है कि महाद्वीपों का जो आंतरिक भाग है उनके मैक्सिमम और मिनिमम जो वैल्यू है टेम्परेचर की, उसमें डिफरेंस क्या है, ज़्यादा है, जबकि तटीय क्षेत्रों में, सागर के पास वाले क्षेत्रों में जो है वो ये डिफरेंस जो है वो कम होता है। ठीक, अब हम इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं, अब स्टेटमेंट देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, भूमि और जल के बीच तापीय अंतर, भूमि और जल के बीच तापीय अंतर के कारण इस तरीके की चीज जो है वो होती है। ठीक है, अभी हमको कुछ नहीं पता है लेकिन बाकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर निकालेंगे। महाद्वीपों और महासागरों के बीच तुंगता में अंतर, तुंगता मतलब होता है एल्टीट्यूड स्टूडेंट, हाइट में अंतर। तो महाद्वीपों और महासागरों के बीच हाइट में अंतर के कारण इस प्रकार की चीजें होती हैं। चलिए देखते हैं। अंतस्थों में तेज पवनों की विद्यमानता होती है, अंतस्थों में जो है वो तेज पवनों की विद्यमानता होती है। चलिए देखेंगे आगे इसको भी। तटों की अपेक्षा अंतस्थों में होने वाली जो है वह भारी वर्षा। अब थोड़ा सा इसमें देखिए, आपको कुछ भी नहीं आता हो, थोड़ा सा भी इस बारे में कोई नॉलेज न हो ज्योग्राफी के बारे में, फिर भी आप इसको देखिए किस प्रकार से निकालेंगे और हमारे साथ ही इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए और इसी के साथ आप अपने माइंड को जो है डेवलप कीजिए, जरूर ही इस प्रकार के क्वेश्चन को आप जो है वो आंसर कर पाएंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ चौथे स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि भारी वर्षा होती है, कहाँ पे, अंतस्थ में, इनलैंड में। अब आप सोचिए कि बरसात सबसे पहले जो बारिश की पौने होती हैं, अगर थोड़ा सा भी आपको पता होगा तो समुद्रों से की ओर से आती हैं और समुद्रों की ओर से आएंगी तो सबसे पहले कहाँ पहुँचेंगे,
तटों पे ही पहुंचेंगी ना। अब जैसे मान लीजिए अगर अरब सागर की ओर से या बंगाल की खाड़ी से कोई भी पवन आती है तो सबसे पहले ये तट के पास इधर पहुंचेगी और ये इधर पहुंचेंगे। सबसे पहले यहाँ उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में तो पहुंच नहीं जाएगी, तो सबसे पहले जहाँ पहुंचेगी वहीं तो सबसे ज़्यादा बरसात करेगी। तो अपने आप ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, ठीक ना। इस प्रकार से आप एलिमिनेट करेंगे। एक, चलो ये हम लोग 3 पे पहुँचे। फिर देखते हैं तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि अंतस्तों अंतस्तों में तेज पवन विद्यमान होती है। क्या होती है? तेज पवन, यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में तेज पवन विद्यमान होती है। अब देखिए आप लोग थोड़ा सा, अगर इस मैप को हम भारत के मैप को देखते हैं, अब यहाँ पे जो है वो सागर है, ठीक ना, और सागर है और ये क्या है? स्थल है। अब सागर और स्थल के बीच का जो टेम्परेचर होगा, जाहिर सी बात है उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर होगा। और पवन चलती कैसे है स्टूडेंट? पवन कैसे चलती है? पवन जो है वो लो प्रेशर से हाई हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। तो जहाँ पे जो है वो टेम्परेचर में अंतर होगा वहीं पे तो लो प्रेशर हाई प्रेशर बनेगा। तो एक तो सागर हो गया, एक स्थल हो गया, तो इन दोनों के बीच में पवनें ज़्यादा चलेंगी। तो इनका प्रभाव सबसे ज़्यादा कहाँ महसूस होगा? मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में महसूस होगा कि तटों पे महसूस होगा? आप बताइए, है लॉजिकल बात ना। इस प्रकार से अगर आपका लॉजिकल माइंड चलेगा तो स्टेटमेंट को बहुत ही जल्द आपको कौन सा स्टेटमेंट गलत है आप साबित कर देंगे। तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाता है, ठीक ना, इस लॉजिक के साथ। चलिए नेक्स्ट अब स्टेटमेंट देखते हैं। तीसरा चौथा जो है वो इसको ये गलत हो चुका है। दूसरा देखते हैं, महाद्वीपों और महासागरों के बीच तुंगता में अंतर होता है, यानी कि हाइट में अंतर होता है। अब हाइट का जो है वो डिफरेंस में क्या अंतर है ये समझ में नहीं आता। यानी कि मतलब कि अगर हाइट में अंतर है तो उससे तापमान में क्या रिलेशन है, और तापमान में मान लीजिए रिलेशन है भी, तो तापमान में जो है वो लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर के बीच में अंतर में जो है जो डिफरेंस है वो ज़्यादा घट बढ़ क्यों रहा है। तो इस प्रकार जो है वो दूसरा स्टेटमेंट जो है वो हमको संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हाइट का रिलेशन इसमें बिल्कुल भी नहीं है, ठीक ना। अब बचता है हमारा सिर्फ पहला स्टेटमेंट। तो अगर एक स्टेटमेंट बचा तो इसमें जो है वो हमको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है और पहला स्टेटमेंट हमारा सही है और ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से लॉजिकल जो है वो वे में आपको सोचना है और इस आधार पे आप सही आंसर तक निश्चित ही पहुंच जाएंगे, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आशा करता हूं कि आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा होगा। तो इसको जरूर ही अपने उन दोस्तों को शेयर कीजिए जो कि इस वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं। और ये सीरीज लगातार अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो 2025 तक के प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय कोयले के अभिलक्षण, यानी कि भारत में पाए जाने वाले कोयले के जो है वो लक्षण है। तो इसमें देखते हैं उच्च भस्म अंश। उच्च भस्म अंश का मतलब क्या होता है कि जैसे यदि उसको जला दिया जाएगा तो उसमें जो बची हुई राख की मात्रा होगी वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। राख यानी कि भारतीय कोयले में ज़्यादा होता है, ठीक है। निम्न सल्फर अंश, ठीक है। निम्न भस्म संलग्न तापमान। निम्न, अब देखिए थोड़ा सा क्लिष्ट इसमें जो है वो ट्रांसलेशन है। इसमें लिखा गया है निम्न भस्म संलग्न तापमान। थोड़ा सा इंग्लिश वाला देख लेते हैं, आप लोग भी जरूर देखिएगा, इससे समझ में आ जाएगा। लो आयस, यहाँ पे देखिए लो आयस फ्यूजन टेम्परेचर, ठीक, और हाई आयस कंटेंट। अब इसमें दिया गया है लो आयस फ्यूजन टेम्परेचर। अब
फिर से स्टेटमेंट पे देखें, यहाँ पे लिखा है हाई आईएस, यहाँ पे लो आईएस। अब या तो हाई आईएस होगा या लो आईएस होगा। तो आप सबसे पहले जो है वो ये देखिए कि इन दोनों में से कोई एक ही होगा, दोनों तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये दोनों जो है वो एक दूसरे के अपोजिट बातें कह रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पे बोल रहा है कि ज़्यादा राख होगी, और यहाँ पे बोल रहा है कम जो है वो राख के साथ ही जो है वो तापमान होगा, उसमें इसमें कम राख के साथ जो है वो तापमान होगा। और यहाँ बोल रहा है कि उच्च राख होगा, इसमें उच्च अंश होगा भस्म का। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट बात, और अपोजिट बात दोनों एक साथ थोड़ी ना सही हो पाएंगी। लॉजिक में सोचिए कि अगर दो अपोजिट बातें कही जा रही हैं तो क्या दोनों साथ सही होंगी? बिल्कुल सही नहीं होंगी। तो इसमें से कोई एक है। तो अब हम जो है वो उन स्टेटमेंट को जो है वो एलिमिनेट करेंगे जहां ये दोनों हैं, एक और तीन। तो एक और तीन कहाँ पे है? डी में है, एलिमिनेट कर दिया हमने। सी में है, एलिमिनेट कर दिया हमने। अब जो है वो कहाँ पे है? एक या तो ए सही होगा या तो बी सही होगा, और उसमें से भी देखेंगे तो दो जो है वो हमारा सही ही है। तो अगर हमको न भी पता रहे तो दो तो हमारा सही ही है, और तीन कहीं है नहीं। तो इसका मतलब जो है वो तीन ऑटोमेटिक रॉन्ग हो जाएगा, और एक निश्चित रूप से सही होगा, क्योंकि दो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन में जो है वो एक जरूर सही होता है। तो इसलिए हम जो है वो ऑप्शन ए पे पहुंच गए। अब सोचिए, थोड़ी सी भी, अब इस प्रकार के क्वेश्चन स्टूडेंट कोई भी एस्पिरेंट सोचिए क्या कोई किसी बुक से कवर कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। स्टूडेंट कितना भी पढ़ ले नहीं कवर कर पाएगा, ठीक ना। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो इसी टेक्निक से आते हैं, प्रीवियस ईयर टेक्निक से, ठीक। तो ये टेक्निक आप जो है वो हमारे साथ सीखिए, और एग्जाम हाल में जरूर ही आपको ये जो है वो लाभदायी होगा, ठीक। तो ऑप्शन जो है इसमें ए करेक्ट था हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की लैटेराइट मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला है वे साधारणतः लाल होती हैं। चलिए, हो सकता है। वे नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होते हैं। नाइट्रोजन और पोटास से क्या होती हैं? समृद्ध होती हैं। चलिए, हो सकता है। देखते हैं आगे। उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू अच्छी उपज होती है। इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू जो है वो क्या होती है? अच्छी उपज होती है। अब फिर से अगेन जो है हम लोग इसमें एलिमिनेशन टेक्निक अपनाएंगे। कुछ भी नहीं पता होते हुए भी थोड़ा बहुत अगर हमको पता रहे, थोड़ी सी नॉलेज इस प्रश्न में चाहिए, और सही उत्तर तक देखिए कैसे हम आपको ले जाते हैं। सबसे पहले आप लोग जो है जो नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट होंगे उनको जरूर पता होगा कि राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। राजस्थान में जो है वो बलुई और रेतीली मिट्टी पाई जाती है, न कि लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है, थोड़ा भी अगर आपको नॉलेज होगा। और उत्तर प्रदेश में जो है वो स्टूडेंट जलोढ़ प्रकार की एलुवियल सॉइल पाई जाती है, क्योंकि गंगा और यमुना का मैदान है पूरे उत्तर प्रदेश में, ठीक ना। तो इसलिए यहाँ पे एलुवियल जो है वो सॉइल पाई जाती है, तो लैटेराइट प्रकार की नहीं होती। तो एक स्टेटमेंट जो कि काफ़ी आसान, इसमें सबसे पहले हमको तीसरा स्टेटमेंट आसान दिखा, तो इस आधार पे हम सबसे पहले तीसरे जो है वो जहाँ जहाँ तीन होगा काटेंगे, और आप देखेंगे कि हमें कुछ भी न पता होते हुए भी एक और जो है वो हमारा चार स्टेटमेंट सही है, और हमारा ऑप्शन सी निकल के आ गया। सोचिए कितना आसान ये स्टेटमेंट है तीसरा वाला। राजस्थान उत्तर प्रदेश में जो है वो अच्छा विकास हुआ है। अब सोचिए लैटेराइट मृदा जो है वो एलुवियल और रेतीली क्षेत्रों में थोड़ी ना पाई जाएगी, तो इसलिए जो है इसको जो है वो अगर सोचिए पाई भी जाएगी तो यहाँ पे क्या लिखा है? अच्छा विकास हुआ, यानी कि काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। लेकिन जबकि उत्तर प्रदेश में हम लोग जानते हैं कि एलुवियल प्रकार की सॉइल पाई जाती है। तो थोड़ा सा नॉलेज आप लोग लगा के आसानी से इस प्रश्न के उत्तर तक पहुंच सकते थे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे स्टूडेंट हम लोग अपनी, उन्हीं क्वेश्चन पे ज़्यादा जो है जोर देंगे जिसमें एलिमिनेशन टेक्निक और अन्य प्रकार की थिंकिंग बेस्ड टेक्निक का इस्तेमाल होता है। जबकि जो कम्प्लीटली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन हो उस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि या तो वो आएगा या तो नहीं आएगा, ठीक ना। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्तरों में पाई जाती है। प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्तरों में पाई जाती है। चलिए ठीक है, देखा जाएगा आगे।
अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में जो है वो पाया जाता है। कहाँ पे? कोडरमा में। ठीक है। धारवाड़ धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। धारवाड़ जो है वो खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न में हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि धारवाड़ क्षेत्र जो है वो, धारवाड़ क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? धारवाड़ जो क्षेत्र है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये कर्नाटक वाले रीजन में है स्टूडेंट, ठीक ना? कर्नाटक वाले रीजन में है। और कर्नाटक वाला जो रीजन है स्टूडेंट, धारवाड़ कर्नाटक वाला जो रीजन, ये आप सब जानते हैं कि तेल के लिए तो भी बिल्कुल भी प्रसिद्ध नहीं है, क्योंकि भारत में तेल जो है कुछ गिने चुने स्थानों पे ही देखा गया है, ठीक ना? कुछ गिने चुने स्थानों पे। तो सबसे पहले हम इसको जो है वो कट करेंगे। ठीक, थोड़ी सी नॉलेज इस प्रश्न में चाहिए, ठीक ना? थोड़ी सी नॉलेज अवश्य चाहिए आपको। थोड़ा सा इंडियन ज्योग्राफी के बारे में नॉलेज होना चाहिए, मिनरल्स के बारे में। तो धारवाड़ रीजन आप अगर पढ़ेंगे तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए स्टूडेंट। तो इसलिए ऑप्शन 3 हमारा जो है वो इनकरेक्ट है। इसके बाद देखते हैं प्राकृतिक गैस जो है वो गोंडवाना संस्तरों में जो है वो पाई जाती है। गोंडवाना संस्तरों में। अब गोंडवाना संस्तर स्टूडेंट जो है वो कहाँ से आप सोचिए शुरू हो जाता है? वो मध्य प्रदेश से जो है वो शुरू होकर एकदम आखिरी में जो है वो तमिलनाडु तक, ये जो पूरा प्रायद्वीपीय हिस्सा है, दक्कन का पठार, यहाँ पे जो है वो गोंडवाना संस्तर कहा जाता है इसको। अब देखिए, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या जो है वो मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इस वाले रीजन में क्या कभी आपने जो है वो गैस के बारे में सुना है? बिल्कुल नहीं सुना होगा। तो ऑप्शन ए भी हम यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक ना? अब हमारे बचे ऑप्शन डी और या तो फिर ई। इन्हीं दोनों में से या तो कोई नहीं सही है या तो फिर दूसरा सही है। और अभ्रक के बारे में, कोडरमा अभ्रक एक जो है वो अभ्रक एक खनिज है। कोडरमा अगर आप लोग जानते होंगे तो कोडरमा जो है वो छोटा नागपुर पठार में स्थित है, और छोटा नागपुर पठार खनिजों के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है स्टूडेंट। तो इसलिए ऑप्शन बी के सही होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है हम लोगों की, और 50-50 पे हम लोग तो पहुंच ही चुके थे। तो इसलिए इसको ज़रूर से अटेम्प्ट करने के लिए जाएंगे, और ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। पहला है कपास, मूंगफली, धान, गेहूं। खरीफ की फसल कौन सी है? तो खरीफ की फसल, तो इसको एलिमिनेट करेंगे, साधारण सा प्रश्न है। सबसे पहले गेहूं सबसे ज़्यादा आसान है, रबी की फसल है। चलिए एलिमिनेट कर दीजिए, 2 हो गए। अब 2 और 3 जो होंगे ही, यानी कि मूंगफली और धान होगा ही होगा, ठीक ना? एक बची सिंगल कपास। अब ध्यान देना है हम लोगों को कि क्या कपास जो है वो खरीफ के फसल में आती है कि नहीं। तो कपास स्टूडेंट वार्षिक फसल है, जो कि साल भर में कभी भी बोई और काटी जा सकती है, और एक साल में तैयार होती है। तो इसलिए ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट होगा। इसको खरीफ में जो है वो इसको बोया जाता है, ठीक ना? खरीफ की फसल है, तो इसलिए जो है वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। 50-50 तो हम लोग पहले ही पहुंच चुके थे, थोड़ा सा जो है वो कॉन्सेप्ट लगा के ऑप्शन को तक पहुंचा जा सकता था, ठीक ना? ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, जलवायु चरम है, वर्षा कम है। ठीक, जलवायु चरम है, वर्षा कम है, और लोग चलवासी पशुचारक हुआ करते थे। लोग क्या हुआ करते थे? चलवासी पशुचारक। तो उपर्युक्त में से कथन किसका जो है अच्छा वर्णन है? तो सबसे पहले एक एक देखिए, जलवायु चरम का मतलब, चरम का मतलब क्या होता है? या तो ठंड ही ठंड बहुत होगी, और या तो गर्म ही गर्म होगा। और वर्षा कम है, ठीक है, वर्षा कम है, तो इसका मतलब रेगिस्तानी जैसा कुछ होगा, ठीक ना? रेगिस्तानी। और लोग क्या थे? चलवासी थे। अब देखिए, पशुचारक थे, लोग क्या थे? चलवासी पशुचारक थे। तो इस प्रकार में जो है हम लोग देखेंगे कि हमको 2 चीज़, एक तो सवाना दिखाई दे रहा है। सवाना जो है ये जनजातियों का रीजन है, और यहाँ पे जो है वो काफ़ी जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो सूखी घासें मिलती हैं। तो इसमें जो है वो चरवास, यानी कि जो पशुचारण का जो क्षेत्र है, ये मिलने की संभावना काफ़ी कम है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो
घासें जो होती है यहाँ पे हाथी प्रकार की ये घास पाई जाती है, बड़ी बड़ी, जो कि पशुओं के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त नहीं होती है, खास तौर पे छोटे पशुओं के लिए, ठीक ना। तो ये ऑप्शन यहाँ से हम लोग जो है वो इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। बाकी बचा अगर साइबेरियन टुंड्रा की हम लोग बात करें स्टूडेंट, ठीक, साइबेरियन अगर हम टुंड्रा की बात करें तो ये जो रीजन है ये पशुचारक तो यहाँ तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ की काफ़ी ज़्यादा मात्रा होती है और इसलिए जो है यहाँ पे जो है वो बर्फबारी भी होती है, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है कि कम जो है वो वर्षा हो, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट भी हम लोग इसको भी जो है वो एलिमिनेट कर देंगे। बाकी बचे दो, ठीक। अब दो में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे है कि चरम हो, या तो गर्म ही गर्म हो या तो ठंडा ही ठंडा हो। जबकि बात करें अगर प्रेयरी रीजन की हम लोग, किसकी, प्रेयरी रीजन की, उत्तरी अमेरिका की, तो यह शीतोष्ण में है। यानी कि शीतोष्ण का मतलब ही होता है ना तो बहुत ज़्यादा गर्म ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा, तो यानी कि जो है वो नम प्रकार की यहाँ पे जलवायु होती है, ठीक। तो चरम तो बिल्कुल नहीं होगी, तो इसी एक लाइन के आधार पे हम लोग इसको एलिमिनेट कर देंगे और ऑप्शन बी तक पहुँच जाएंगे। तो थोड़ा सा थिंकिंग कीजिए, अभी तक जितना आप लोगों ने पढ़ा है उस नॉलेज का इस्तेमाल कीजिए। इन शब्दों से मैं आशा करता हूं कि जरूर सभी लोग फेमिलियर होंगे कि सवाना क्या है, स्टेपी क्या है, प्रेयरी क्या है, टुंड्रा क्या है। अगर इन सब छोटे छोटे बेसिक प्रकार की भी चीज़ें अगर आप जिस भी स्टूडेंट को न पता हो तो उस स्टूडेंट को अटेम्प्ट को ही स्किप करना चाहिए, न कि क्वेश्चन को स्किप करना चाहिए, ठीक। तो आप अटेम्प्ट को स्किप करना चाहिए और तैयारी और ज़्यादा मजबूत करनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रास्फीति ऋणियों को जो है वो लाभ पहुंचाती है। चलिए ठीक है, मुद्रास्फीति बांड धारकों को जो है वो लाभ पहुंचाती है, बांड धारकों को लाभ पहुंचाती है। तो दो स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक ना, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं कि मुद्रास्फीति में कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी में, जिस भी स्टूडेंट ने थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा होगा वो इस प्रश्न को जरूर कर लेगा, ठीक ना। तो इसको थोड़ा सा समझिए कि जो मुद्रास्फीति है वो ऋणियों को, ऋणियों मतलब कौन, कि जिसने ऋण लिया है, जिसने दिया है नहीं। अब मान लीजिए ए ने बी को 100 रुपये जो है वो क्या दिया, ऋण दिया, 100 रुपये ऋण दिया, ठीक ना। अब ऋणी कौन हुआ, बी को। अब मान लीजिए जो है वो 5% से मुद्रास्फीति क्या हो गई, बढ़ गई, 5% से मुद्रास्फीति बढ़ गई। तो अब जो ये 100 रुपये की वैल्यू थी, अगर मुद्रास्फीति बढ़ती है, मुद्रास्फीति बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, तो रुपए की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है, रुपए की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन अब इसने जो है वो 100 ही रुपये इससे लिया था और इसको लौटाएगा कितना, 100 ही रुपये लौटाएगा। तो इसलिए अब इसको तो जो है वो 5% कम से, तो 100 रुपये का 5% जो होगा वो कम से 95 रुपये के हिसाब से ही, ठीक ना, 95 रुपये ही इसको मिला। जबकि इसने जो इसको दिया ये भी 5% का इसको लाभ हुआ, क्योंकि जो वैल्यू है वो घट चुकी है। तो लाभ किसको हुआ, जिसने ऋण लिया था, बी को। तो मुद्रास्फीति में ऋणियों को लाभ होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कॉन्सेप्ट पे है, अगर इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका तो जरूर ही आपको जो है वो फायदा मिलेगा। तो पहला स्टेटमेंट जो है हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये तो सही है। दूसरा देखते हैं इसी प्रकार से कि मुद्रास्फीति बांड धारकों को जो है वो क्या पहुंचाती है, लाभ पहुंचाती है। अब सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि बांड धारकों को जो है वो मिलता क्या है। तो बांड धारकों को स्टूडेंट जो है वो ब्याज मिलता है। और ये क्या है, बांड धारक कौन होते हैं, बांड धारक ऋण देने वाला होता है, ऋणी नहीं होता है, ऋण देने वाला। तो अभी पहले कॉन्सेप्ट में हमने देखा कि ऋण लेने वाले को जो है वो फायदा होता है, जबकि देने वाले को नुकसान होता है। और बांड धारक कौन होते हैं, बांड धारक ऋण देने वाले होते हैं, किसी कंपनी को जो है वो क्या देते हैं, ऋण देते हैं। तो इसलिए इनको जो है वो लाभ नहीं पहुंचेगा, इनको हानि होगी। तो आप स्टेटमेंट जो दूसरा है ये हमारा इनकरेक्ट है और ऑप्शन जो है हमारा ए सही है। तो इस प्रकार से जो है थिंकिंग प्रोसेस होनी चाहिए आपकी। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या अर्थ है। तो साधारण सा प्रश्न है, सभी स्टूडेंट को आना चाहिए ये। तो इसका जो है वो हमारा
ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक ना। श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, यानी कि यदि एक कार्य में जो है वो 10 जो है वो श्रमिकों की आवश्यकता है और 12 श्रमिक इसमें जो है वो लगे हुए हैं, तो ये जो दो सीमांत श्रमिक हैं इनकी उत्पादकता क्या होगी, शून्य होगी। सीमांत श्रमिक किसे कहा जाएगा, यही जो दो एक्स्ट्रा हैं, ठीक ना, तो इनकी उत्पादकता क्या होगी, शून्य होगी, यही कह रहा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। बिल्कुल होते हैं, ऑप्शन एक सही है। अगला है, संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है वो पद धारण करते हैं। भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है वो पद धारण करते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं इसको भी। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति को सूचित करेगा। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। तो राष्ट्रपति जो है वो कोई भी सूचना प्रधानमंत्री से मांग सकता है और प्रधानमंत्री की यह जिम्मेदारी होगी कि वह राष्ट्रपति को किसी भी सूचना के बारे में जानकारी दे। तो ये थोड़ा मोटा मोटा हम लोगों को पता है, तो इस आधार पे तीसरे स्टेटमेंट को तो हम लोग सही मान के चलेंगे, ठीक। अभी दो में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, ठीक। फिर हम देखते हैं दूसरा, तो संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, ठीक। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि संविधान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, और जिसकी नियुक्ति करेगा तो वो तो प्रसाद पर्यंत रहेगा ही। तो इसलिए जो है वो ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी हम लोगों का करेक्ट है। तो 2 और 3 अब हम लोग अगेन जो है वो 50-50 पे आ चुके हैं। या तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा या तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। पहला वाला देखते हैं। केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से क्या होती है, उत्तरदायी होती है। किसके प्रति होती है, संसद के प्रति। संसद के प्रति सामूहिक रूप से जो है वो उत्तरदायी होती है। तो इसमें देखेंगे कि संसद के प्रति जो है यहाँ पे लिखा है, जबकि संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों आती हैं, जबकि मंत्रिपरिषद जो है किसके प्रति उत्तरदायी होती है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इस आधार पे जो है वो इस स्टेटमेंट को हम लोग गलत साबित कर सकते हैं और ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, ठीक ना। तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट था, पहली नज़र में सही लग रहा था, लेकिन अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो संसद लिखा है और संसद में जो है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों आती हैं, जबकि मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय विकास परिषद योजना का एक अंग है। राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का क्या है, एक अंग है, ठीक है। आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखा है, यानी कि आर्थिक और सामाजिक योजना को समवर्ती सूची में रखा गया है, ठीक है। भारत का संविधान यह विहित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाए। आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्य दिया जाए। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टूडेंट कि राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का, जबकि ये दोनों अलग अलग है, अंग है। तो पहला स्टेटमेंट तो काफ़ी इजी है, इसको हम लोग गलत जो है वो तुरंत साबित कर सकते हैं और इस आधार पे 3 स्टेटमेंट हमारे तुरंत जो है वो सही हो जाते हैं और कुछ ना आते हुए भी हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा और ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं।
एलिमिनेशन टेक्निक काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको ज़रूर सीखिएगा आप लोग। एलिमिनेशन अगर आप किसी भी स्टूडेंट को आ गया तो कई बार तो बाकी स्टेटमेंट को पढ़ने तक की आवश्यकता नहीं होती और खट से उत्तर जो है वो निकल के सामने आ जाता है। तो इसको ज़रूर आप लोग सीखिएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन का सदस्य नहीं होते हैं। तो यहाँ पे देखिए राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन का, तो सभापति तो समझ में आता है कि उपराष्ट्रपति होता है, सदन का सदस्य नहीं होता, जबकि उपसभापति जो होता है ये सदन के सदस्य ही बनते हैं। तो स्टेटमेंट जो है हमारा एक तो गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का जो है वो अधिकार होता है। यानी कि ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो संसद के मनोनीत सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो जो है वो हिस्सेदारी नहीं लेते हैं, जबकि जो है वो उपराष्ट्रपति के चयन में हिस्सेदारी लेते हैं। तो ये जो है स्टेटमेंट हम लोगों का बिल्कुल सही है। तो पहला गलत था, दूसरा सही है, और इस आधार पर जो है वो हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में है कि संदर्भ में, चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना। तो विधिक सेवा और स्टेटमेंट पॉजिटिव मिलता जुलता है, तो स्टेटमेंट हम लोगों का सही हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखेंगे, यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करता है। बिल्कुल सही है, दोनों पॉजिटिव से लग रहे हैं, तो आपको कुछ न पता होते हुए भी इस प्रकार के पॉजिटिव और मिलते जुलते स्टेटमेंट को करेक्ट मान के चलना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा घुमाव फिराव नहीं किया गया है, तो ये जनरली सही होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तड़ित झंझा के दौरान आकाश में तड़ित किनके द्वारा उत्पन्न होते हैं, ठीक है। देखते हैं, आकाश में कपासी वर्षा मेघ के मिलने से। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, तड़ित से जो वर्षा मेघों को पृथक करती है, तड़ित से वर्षा मेघों को पृथक करती है, ठीक है। हवा और जल कणों के ऊपर की ओर तीव्र संचलन से, ऊपर की ओर जो है वो तीव्र संचलन से। तो इस बारे में हम देखेंगे कि कौन सा जो है वो स्टेटमेंट सही दिखाई दे रहा है हम लोगों को। तो तड़ित झंझा के दौरान आकाश में तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं, तो इसमें देखेंगे तो पहला स्टेटमेंट है कि आकाश में कपासी वर्षा मेघों के मिलने से, कपासी वर्षा मेघों के मिलने से जो है, तो इस प्रकार का जो है वो कोई फिनोमिना जो है वो नहीं होता। ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, थोड़ा नॉलेज बेस्ड भी है। तड़ित से जो वर्षा मेघों से पृथक करती है, तड़ित से जो वर्षा मेघों को पृथक करती है, तो उससे जो है वो आकाश में तड़ित जो है होता है, ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत है। हवा और जल कणों के ऊपर की ओर तीव्र चलन से, तो हवा तो होता है, अगर यहाँ पे जल न होता स्टूडेंट तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो सकता था, लेकिन यहाँ पे जल थोड़ी ऊपर जाएगा, सिर्फ हवा ऊपर उठती है, ठीक ना। तो इसलिए ये हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, जनजाति हैं और किस राज्य से संबंधित हैं, ठीक। तो इस प्रकार का क्वेश्चन नॉलेज बेस्ड होता है, लेकिन अगर जिसमें 4-5 अगर जो है वो ऑप्शन दिए रहें तो उसमें से जो है आपको एक आध दो को जरूर एलिमिनेट करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर एक दो भी एलिमिनेट हो गए तो आप एटलीस्ट 50% और कई बार तो 100% पे पहुंच जाते हैं, ठीक ना। तो इसमें थोड़ा सा हम देखेंगे, लिम्बू सिक्किम में है, चलो हमें नहीं पता है,
आगे देखते हैं, शायद कोई मिल जाए। करबी हिमाचल प्रदेश में, डोंगरिया कोंध उड़ीसा में, बोडो तमिलनाडु में। बोडो जो है वो तमिलनाडु में। तो अब हम देखेंगे, तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे एक हमें दिखाई दे रही है करबी। करबी जो जनजाति, यहाँ पे हिमाचल दिया गया है, जो कि गलत है। अगर हम इस प्रकार की स्टेटमेंट जो क्वेश्चन है जरूर पढ़ा करिए, क्योंकि अगर एक भी आपको मिल गया तो क्वेश्चन को सही करने की संभावना जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ जाती है, ठीक ना। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो करबी जो है इसमें हमको एक दिखाई दे रहा है, और करबी जो है वो हिमाचल प्रदेश में न होकर मेघालय साइड में पाई जाती है स्टूडेंट, ठीक ना। क्योंकि करबी एंगलोंग का पठार उधर पाया जाता है, और उस आधार पे हम लोग जो है वो थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं कि ये तो हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो हमारा स्टेटमेंट जो है वो, सॉरी, जो मैचिंग का जो दूसरा नंबर है वो गलत है, ठीक ना। इस आधार पे हम सबसे पहले डी को, फिर उसके बाद हम बी को एलिमिनेट कर देंगे। अब देखिए हम लोग सिर्फ एक के मदद से यहाँ तक आ चुके हैं, कहाँ तक, 50-50 तक। अब इसमें भी अगर हम थोड़ा सा बात करें तो बोडो जनजाति के बारे में अगर देखें तो अगेन बोडो जो है वो साउथ इंडिया की जनजाति न होकर बोडो जो है वो नॉर्थ ईस्ट की जनजाति है, ठीक ना। कहाँ की, नॉर्थ ईस्ट की जनजाति है, अक्सर चर्चा में रहती है। बोडोलैंड की मांग जो है वो आप लोग जरूर से न्यूज पेपर में या तो मंथली मैगजीन में पढ़े होंगे, ठीक ना। तो ये नॉर्थ ईस्ट की जो है वो जनजाति है। अगेन ये जो है वो तमिलनाडु की नहीं। तो एक दो भी अगर आप एलिमिनेट कर पाएंगे तो निश्चित ही जो है वो आप प्रश्न के उत्तर तक पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार से सोचिए, और ऑप्शन जो है हमारा सी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, निम्नलिखित तरल परिसंपत्तियों पर विचार कीजिए। तरल परिसंपत्तियों पर विचार कीजिए, यानी कि जो लिक्विड एसेट होते हैं उन पे। तो बैंक के पास मांग जमा, बैंक के पास कौन सी, मांग जमा। मांग जमा का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने जो है सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में पैसे आज जमा किए, अब आप इसको कल ही जाके या आज ही जाके जो है वो या एटीएम से जाके निकाल सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। तो मांग जमा हो गया एक। चलिए ठीक है। बैंक के पास सावधिक जमा, सावधिक जमा मतलब होता है स्टूडेंट एफडी, यानी कि फिक्स डिपॉजिट जैसा कुछ चीज हो गया कि टाइम पे आप इसको निकाल सकते हैं, उसके पहले नहीं निकाल सकते, ठीक है। बैंक के पास बचत जमा, बैंक के पास बचत जमा यानी कि सेविंग अकाउंट, ठीक। और करेंसी। अब इसमें पूछा गया है कि कौन सी जो है वो तरल है, यानी कि तरल का मतलब होता है किसको हम ज़्यादा जल्दी खर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे घटते क्रम में बताना है कि कौन, घटते क्रम मीन्स कौन जो है वो सबसे कम तरल है, यानी कि किसको हम सबसे ज़्यादा लेट में खर्च कर पाएंगे और किसको सबसे ज़्यादा जल्दी। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे सावधिक जमा। अब जो एफडी होगा, अगर थोड़ा सा आपको पता होगा तो ये एक टाइम पे आपको मिलेगा, ठीक, उसके पहले नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर एक को भी आइडेंटिफाई किए तो दो सिर्फ पहले में है, तो ऑप्शन सी हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे घटते हुए क्रम में ही पूछा गया है स्टूडेंट, घटते क्रम में, यानी कि कौन सबसे जो है वो ज़्यादा लेट में खर्च होगी। तो लेट की अगर हम बात करें यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा घटते क्रम में तरलता की दृष्टि से, थोड़ा सा स्टेट प्रश्न को ध्यान से आप लोग भी पढ़ा करिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, तरलता के घटते हुए क्रम में, तरलता के क्या है, घटते हुए क्रम में, यानी कि कौन जो है वो सबसे ज़्यादा तरल है और कौन सबसे कम तरल है। तो सबसे कम तरल कौन सी है, ये वाली है। तो ये जो है वो सबसे आखिरी में होगी, ठीक। तो आखिरी में यहाँ पे है और यहाँ पे, बाकी दो स्टेटमेंट हमारे गलत हो जाते हैं। फिर देखेंगे अब इससे ज़्यादा जो है वो कौन सी है। तो इसके बाद अगर हम फिर देखेंगे तो हमें जो है वो बैंक के पास बचत जमा दिखाई देगी, 3 यहाँ पे।
फिर से इसमें भी 3 है, अभी क्लियर नहीं हुआ। अब बात करें अगर हम करेंसी की, डायरेक्ट बात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो करेंसी जो है, अगर आपके पास मान लीजिए 500 रुपये रखे हैं, तो सबसे जल्दी आप उसी को तो खर्च करेंगे कि जो बैंक में रखा होगा, पहले उसको जाके ले आएंगे। सबसे पहले जो आपके पास करेंसी होंगी, तो सबसे ज़्यादा तरल कौन सी है, वो करेंसी है। तो 4 नंबर, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आप थोड़ा सा इसको सोच सकते हैं। और जो स्टेटमेंट, जो क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट, उसको हमेशा ध्यान से पढ़ा कीजिए। चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचालन किसे निर्दिष्ट करता है? खुला बाजार प्रचालन किसे निर्दिष्ट करता है? यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन इसको बोला जाता है। तो अनुसूचित बैंकों द्वारा आरबीआई से ऋण लेना, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उद्योग और व्यापार क्षेत्रों से ऋण लेना, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय। ऑप्शन सी करेक्ट है। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन ओएमओ का मतलब होता है स्टूडेंट कि आरबीआई जो है वो बांड या जो शेयर होते हैं उसकी खरीद बिक्री जब करती है, तो उसी को ओपन मार्केट ऑपरेशन बोला जाता है। ठीक ना? तो हमारा जो है स्टेटमेंट सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का स्टूडेंट,